हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ के सेकंड टॉपिक में कुछ मुस्लिम रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें निकाह क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेक्सेस, दो डिफरेंट दो मेल और फीमेल के लिंगों के संयोजन को निकाह कहा है। निकाह का वास्तविक मीनिंग है द यूनियन ऑफ सेक्सेस, लिंगों का संयोजन। इसे सर रोलैंड विल्सन ने निकाह को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ legalization, sexual intercourse and for procreation of children। मतलब कि जो निकाह है, मैरिज है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, सेक्सुअल इंटरकोर्स वैध करने का तरीका है और उस वैध इंटरकोर्स से बच्चे पैदा करना, प्रजनन, ये इस निकाह का मीनिंग है। निकाह का मीनिंग मीन्स क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को वैध बना करके बच्चे पैदा करना। ये इसका सर रोलैंड विल्सन ने डिफाइन किया। उनके डेफिनेशन के अनुसार ये निकाह का मीनिंग है। निकाह इज ए प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जो निकाह है वह सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा? सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइल हिंदू मैरिज इज ए सैक्रेमेंट, जबकि हिंदू विवाह संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? संस्कार है। और जो निकाह है, जो मुस्लिम विवाह है, जो निकाह है, वो क्या है? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो निकाह हुआ, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, जो वैलिड मैरिज होगी, जो निकाह नियमतः होगा, उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उनके बारे में बताते हैं। कि पहला, प्रपोजल इज़म, मतलब प्रस्ताव होना चाहिए कि हम निकाह करने के लिए तैयार हैं, यह हमारा निकाह हो सकता है, ये प्रस्ताव रखना है। सेकंड, एक्सेप्टेंस, कबूल, हमें स्वीकार है। प्रतिग्रहण, प्रति मीन्स दोनों तरफ, लड़के की तरफ और लड़की की तरफ। प्रतिग्रहण का मतलब दोनों तरफ उनकी क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस, मतलब कबूल होना चाहिए। थर्ड, कंसेंट, एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए। जब निकाह कबूल हुआ तो एक दूसरे के प्रति सहमति होनी चाहिए। फोर्थ, सफिशिएंट विटनेसेस, और उस निकाह में गवाह, पर्याप्त गवाह होने चाहिए। जैसे कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए कि मेरे सामने इन्होंने कबूल किया और इनकी सहमति है आपस में। इसके 2 सफिशिएंट, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। नंबर 5, कैपेसिटी, सक्षमता होनी चाहिए निकाह की शर्त को पूरा करने के लिए। इट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 6, इम्पीडमेंट ऑफ मैरिज, उस मैरिज में, उस निकाह में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 6 चीजें उस निकाह में हैं तो वो निकाह वैलिड मैरिज कहलाएगा, वो निकाह वैलिड निकाह कहलाएगा। ये इसमें एसेंशियल है। इसके कुछ तत्व हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन इसमें क्लियर। अब इसके बाद में एक वर्ड आता है इद्दत। इद्दत क्या होती है? इट इज एन इंटरवल which the woman is bound to observe between the termination of death
or divorce, one matrimonial alliance and the commencement of another. जब वह मैरिज, वो कॉन्ट्रैक्ट, जो निकाह का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए का मतलब डेथ हो जाए एक पर्सन की, देन टर्मिनेट, वो खत्म हो गया। डिवोर्स हो जाए उन दोनों के बीच में, या कोई मैट्रिमोनियल वैवाहिक ऐसी चीज हो जाए कि दोनों में अलगाव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रीमैरिज करने के बीच का इंटरवल, बीच का समय, डेथ हुआ और उसे रीमैरिज करनी है, तो बीच का समय जो होगा वो इसका इद्दत कहलाएगा, उसका बीच का समय इद्दत कहलाएगा। और इद्दत में होता क्या है? अ वुमन इज सपोज टू लाइफ ऑफ सेकुलेशन एंड टू abstain फ्रॉम सर्टेन लग्जरियस, उसे एकांतवास में रहना होगा और उसे विलासिता के जीवन से जो उसकी फैसिलिटी मिलती है, खाना जो उसकी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी तरह रहना है, कपड़े पहनना है, इन सब विलासिताओं से उसे दूर रहना पड़ेगा। साधारण जीवन उसको एकांतवास में बिताना पड़ेगा। ये इसका इद्दत में कंडीशन है कि जब मैरिज ब्रेक हो या एक पर्सन की डेथ हो और उसे रीमैरिज करना हो, तो उसे इद्दत की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी और इद्दत में उसको एकांतवास में अपने लग्जरी जीवन को खत्म करके बिताना पड़ेगा। अब उसके रूल क्या है इद्दत के? Where the cohabitation took place, then इद्दत is necessary। जब दो व्यक्तियों में सहवास हुआ हो, दो व्यक्तियों में इंटरकोर्स, कोहिबिशन हुआ हो, तब उनमें इद्दत कंपलसरी है, तब उसमें इद्दत कंपलसरी है अगर डिवोर्स या डेथ के केस में। अब वो कैसे होगा? अ वुमेन इज प्रेग्नेंट, अगर उनमें अलगाव या डेथ का कंडीशन हो गई, उसको रीमैरिज में जाना है और उस समय वह वुमेन प्रेग्नेंट है, इट विल बी कंटिन्यू टिल डिलीवरी, तो वह उसके डिलीवरी तक, जब तक कि वह बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक के लिए उसका इद्दत काल रहेगा, एकांतवास में उसको रहना पड़ेगा। सेकंड, ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, किसके? उस वाइफ के जिसका निकाह हुआ, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इट विल बी 4 मंथ एंड 10 डेज, तब उसे 4 महीने और 10 दिन का एकांतवास इद्दत काल में बिताना पड़ेगा। इफ नॉट मेंस्ट्रुएशन, अगर उसको पीरियड नहीं आता, एमसी नहीं आता है, देन 3 लूनर मंथ, तब 3 चंद्रमास उसे एकांतवास में बिताना पड़ेगा। द मैरिज इज नॉट कंज्यूम्ड, द इद्दत इज नॉट नेसेसरी, अगर किसी की मैरिज हुई और मैरिज के में कंडीशन, उसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, देन इद्दत इज नॉट कंपलसरी, तब इद्दत कंपलसरी नहीं है। और केवल इसी केस में, इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है, बट नॉट अदर, और किसी भी कंडीशन में इद्दत करना पड़ेगा, इद्दत का पार्ट जो है वो निभाना पड़ेगा। इसमें कहा कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसे केस में इद्दत इज नॉट कंपलसरी, बट ऑल द अदर कंडीशंस इद्दत इज कंपलसरी, जो और सारी कंडीशन होंगी उनमें इद्दत कंपलसरी होगी। अब आती है कि डॉवर, महर क्या होती है? डॉवर इज अ सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी promised by the husband
to be paid or delivered to the wife as a mark of respect for the surrender of her person after the marriage contract. Means जब मैरिज हो गया, निकाह हो गया, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकाह हो गया उसका, तब तब जो महिला है अपने शरीर को समर्पण करने के लिए जो उसका पति प्रॉमिस करता है, जो उसका पति प्रॉमिस करता है एक अमाउंट को, या प्योरली प्रॉमिस करता है किसी प्रॉपर्टी को देने का, प्रॉपर्टी को देने का, तो वो चीज जो एक सम, एक मनी, एक धन, रुपए, अमाउंट तय करता है अपने खुशी से कि जब वह वाइफ उसको अपना समर्पण करेगी तो वह उसे देगा प्रॉपर्टी या सम ऑफ मनी, उसे हम महर कहते हैं। महर, डावर इज ए सम ऑफ मनी, वो एक ऐसा अमाउंट है, और एनी प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रॉमिस्ड बाय हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा ये वादा किया जाता है टू बी पेड, कि वह धन देगा और डिलीवर्ड टू द वाइफ, या पत्नी को देगा, पत्नी को डिलीवर करेगा, मतलब उसको संपत्ति देगा एज ए मार्क ऑफ, मतलब इसके रूप में रिस्पेक्ट ऑफ द सरेंडर ऑफ हर पर्सन, उससे सरेंडर करने के लिए, मतलब वाइफ को पति के सामने सरेंडर होने के रिस्पेक्ट में वो देता है। आफ्टर द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसका निकाह जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब। तलाक, डिवोर्स, डिवोर्स क्या होता है मुस्लिम लॉ में? बाय द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज। तलाक कैसे होगा? नंबर 1, बाय द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, दो पार्टियों में से, हस्बैंड वाइफ में से एक की डेथ हो जाए, देन तलाक। सेकंड, बाय एन adult husband when he wishes under certain condition, कोई निश्चित ऐसी स्थिति आ जाती है पति के सामने, तब वो कोई विषम परिस्थिति आ जाती है पति के सामने, तब वो तलाक दे सकता है। थर्ड, एट द टाइम ऑफ मैरिज वन आर बोथ वेयर माइनर्स, जब निकाह का समय था, निकाह के समय में एक, चाहे हस्बैंड या वाइफ या दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों नाबालिग थे, माइनर थे, तब निकाह, तब उसे डाइवोर्स दिया जा सकता है। फोर्थ, थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से, हस्बैंड और वाइफ की सहमति से तलाक दिया जा सकता है। फिफ्थ, बाय अपोस्टेसी, अपोस्टेसी का मतलब होता है धर्म त्याग, अगर उनमें से, दोनों में से एक ने मुस्लिम धर्म को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अदर किसी धर्म में चला गया है, तो भी तलाक हो सकता है। फिफ्थ, सिक्स, सम एग्जिस्टिंग प्रोहिबिशन अमंग द पार्टीज, कुछ ऐसी प्रतिबंधित चीजें जो एक दूसरे को सुटेबल ना करती हों, तब भी तलाक दिया जा सकता है। सेवेंथ, बाय द डिक्री ऑफ सूट, कोर्ट में मुकदमे को फाइल करके जब कोर्ट उसकी डिक्री कर देगा, ऑर्डर डिग्री कर देगा, तब उसका डिवोर्स हो जाएगा। तो ये 7th कंडीशन है, 7 कंडीशन में से कोई ऐसी कंडीशन आती है तब ये तलाक या डिवोर्स हो सकता है। अब मुस्लिम लैंग्वेज में तलाक और डिवोर्स, ये तो हुआ कि कंडीशन कब हो सकता है, कैसे होगा, वो इसमें बताया गया है। तलाक 2 तरीके से हो सकता है। तलाक उल सुन्नत, पहला तरीका क्या है? तलाक उल सुन्नत, और दूसरा तरीका है तलाक उल बिद्दत। 2 है तरीके इसके, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत 2 तरीके से किया जाता है, तलाक एहसान एंड तलाक हसन।
तलाक एहसान में होता क्या है, तलाक हसन में क्या होता है? तलाक एहसान में होता है सिंगल प्रोनाउंसमेंट, एक ही बार उच्चारण करना होता है। क्या चीज? तलाक। एक ही बार उच्चारण करना होता तलाक। और तलाक शब्द तब बोला जाएगा जब वुमेन तुअर कंडीशन में, तुअर का मतलब उसका पीरियड वगैरह ना हो, वो स्वच्छ हो, उस कंडीशन में ही तलाक बोला जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि तलाक एहसान में सिंगल प्रोनाउंसमेंट आफ्टर, एक ही बार तलाक बोला जाता है और उसके बाद में देयर इज ए चांस ऑफ रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ इद्दत। जब एक बार तलाक बोलता है हस्बैंड, तब फिर वो वाइफ किस में चली जाती है? इद्दत में। और ड्यूरिंग इद्दत, इद्दत के दरमियान अगर हस्बैंड चाहे तो उसमें से सुलह या समझौता हो सकता है और तलाक बच सकता है। ये सबसे सुइटेबल तरीका मुस्लिम लैंग्वेज में माना गया तलाक एहसान। एक बार तलाक बोलते हैं और बोलने के बाद वाइफ इद्दत काल में चली जाती है और इद्दत काल के दौरान अगर उसमें चाहे तो वो समझौता या माफीनामा हो सकता है और उसकी मैरिज तलाक से बच सकती है। अब तलाक हसन क्या होता है? तलाक हसन में 3 प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग द सक्सेसिव टू हर, 3 बार इसमें तलाक बोलते हैं और वो तलाक उस समय बोला जाएगा जब वाइफ तुहर कंडीशन में होगी। तुहर विट मीन्स उसको पीरियड वगैरह एमसी वगैरह नहीं हो रहा, वो स्वच्छ होगी, तब उसको तलाक बोलेंगे। लेकिन ये तलाक क्या होगा? नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग 3 तुअर। जब 3 बार तलाक बोलेंगे, उन 3 तलाक के बीच में हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें से फर्स्ट ड्यूरिंग द तुहर, पहली बार उसको बोला तुहर कंडीशन मतलब स्वच्छ में और वाइफ के, तब बोला तुहर, तब बोला उसको तलाक। और उसके बाद में नेक्स्ट तलाक जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट, दूसरी बार उसका पीरियड वगैरह होगा, उसके बाद जब स्वच्छ होगी आफ्टर 30 डेज, तब उसको सेकंड टाइम बोलेंगे। और सेकंड टाइम बोलने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसी के बाद नेक्स्ट टाइम में तीसरी बार बोलेंगे। सक्सेसिव 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पहला बोला, उसके बाद आफ्टर 30 डेज सेकंड एंड देन आफ्टर 30 डेज थर्ड। अगर इस सक्सेडिंग क्रम में हम उसको तलाक बोलते हैं, तब वो तलाक कंप्लीट होगा। नॉन मेंस्ट्रुएशन वाइफ आफ्टर 30 डेज। अब ये तो हुआ कि जिसको मेंस आता है, पीरियड आ रहा है उसको, और जिसको पीरियड नहीं आ रहा, क्लोज हो चुका, बंद हो चुका, उसमें क्या है कि अगर उसको कोई तलाक देता है तो उसके 30 दिन बाद दूसरी बार तलाक, और उसके फिर 30 दिन बाद थर्ड टाइम तीसरी बार तलाक। ऐसे उसका जो है तलाक हसन में तलाक दिया जाता है। अब थर्ड आता है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत में कैसे तलाक दिया जाएगा? ड्यूरिंग ए सिंगल तुअर, एक ही बार इसमें बोला जाता है तलाक। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें केवल तलाक बोला जाता है, जबकि इसमें आई डाइवोर्स 3, मैं 3 बार तलाक देता हूं। एक ही बार उच्चारण में क्या बोलते हैं? मैं 3 बार तलाक देता हूं, मैं 3 बार तुम्हें तलाक देता हूं। ये एक ही बार बोलेगा और उसका तलाक हो जाएगा। या वो उसी समय एट ए टाइम, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं 3 टाइम्स, 3 बार उसको बोलेगा। लेकिन वो पीरियड क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग टूअर। वो वाइफ उस समय स्वच्छ होनी चाहिए, मतलब वो पीरियड वगैरह में नहीं होनी चाहिए, तभी वो तलाक मुस्लिम लॉ के अनुसार लीगल होगा, तलाकुल विद्दत में। तो इसमें आया कि तलाक डिवोर्स के किन किन कंडीशंस में दिया जाएगा। और तलाक दो तरीके से होता है, तलाकुल सुन्नत
एंड तलाकुल बिद्दत। तलाकुल सुन्नत दो तरीके से, तलाक एहसान एंड तलाक हसन। तो तलाक एहसान में 1 टाइम और तलाक हसन में 3 टाइम ड्यूरिंग सक्सेसिव 3 months, एंड तलाकुल बिद्दत 1 times at it to her I divorce thrice। मैं 3 बार देता हूँ, एक ही बार बोलना या 3 times बोलना। तो ये हुआ इसका डिवोर्स की कंडीशन। देन मुस्लिम लॉ की अब निकाह एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, इद्दत, रूल, डवर, मेहर एंड तलाक, डिवोर्स एंड कंडीशन ऑफ डिवोर्स एंड काइंड ऑफ तलाक। ये इनके बारे में आपने देखा और समझा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।